नमस्कार प्रिय यूपीएससी अभ्यर्थियों एवं भविष्य के अधिकारियों। आप लोगों का आपके अपने इस नंदिनी आईएएस में स्वागत है और हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आप लोगों की 25 मई 2025 को आयोजित होने वाले यूपीएससी की पुलिस परीक्षा को ध्यान में रख करके आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और ये लक्ष्य यूपीएससी 2025 बैच के अंतर्गत आपके इतिहास को कवर किया जा रहा है, जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी कवर की जा रही है। बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ाया जा रहा है। इसमें हर चैप्टर को लाइन वाइज पढ़ाया जा रहा है और यहाँ से आपको आपकी परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे। हमने आपके यहाँ आपके एग्जाम के लिए क्लास 6 की क्लास 7 की एनसीईआरटी कवर कर ली है और ये क्लास 8 की एनसीईआरटी का 8वां अध्याय है। और आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में, ये अध्याय आज का फिनिश हो जाएगा और अगले लेक्चर में हम करेंगे क्लास 9 की एनसीईआरटी। तो हम आपका कीमती टाइम गंवाए बिना हम चलते हैं क्लास 8 के अध्याय नंबर 8 की तरफ, जिसका चैप्टर का नाम है कि राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। और इसमें लिखा है 1870 के दशक से 1947 तक, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये चित्र दिख रहा होगा, यहाँ पर काफी लोग हैं, एक जनसमूह है जिसमें देखो ये सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं और यहाँ पे ये आपको ये धुंध दिख रहा है ना, धुआं टाइप का। ये इसमें क्या है कि यहाँ पर आंसू के गैस के जो गोले होते हैं वो यहाँ पर छोड़े गए हैं और इसमें बताया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ती पुलिस। जो पुलिस ने जो आंदोलनकारी हैं उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं, जिससे क्या होगा, जनता में भगदड़ मचे और ये आंदोलन पूरी तरह से सफल ना हो पाए। इसका मतलब यही है। इसको और पढ़ते हैं कि हमने पिछले अध्याय में क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या हम अध्ययन कर चुके हैं। भारतीय भू क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण हमने पढ़ लिया है। नए कानूनों और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत, इसे हम पढ़ चुके हैं। किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव आप देख चुके हैं। 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद, इसे भी हम जान चुके हैं। जाति व्यवस्था को चुनौतियां, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, इसे पढ़ चुके हैं। 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति, हस्तकलाओं का पतन और उद्योग का विकास, है ना। इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ पढ़ा उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? क्या ब्रिटिश शासन से ये लोग, भारत के लोग थे, असंतुष्ट थे? यदि हाँ, तो विभिन्न समूह और वर्ग में क्या असंतुष्ट थे? ये है, विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे, इसका इन्होंने पूछा है। तो हम पढ़ेंगे इसमें राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय हुआ कैसे? तो हम आपका टाइम कीमती है, हम आपके टाइम को नहीं गंवाना चाहते, तो हम शुरू करते हैं इसे। राष्ट्रवाद का उदय, उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया है। अब कौन सा अहम सवाल है ना? यह देश क्या है और किसके लिए है, इस पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है। इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत का मतलब क्या है? यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। भारत है, इसका है किसी भी रंग के, किसी भी वर्ग के, किसी भी जाति के, किसी भी पंथ के, किसी भी भाषा के या जेंडर वाले तमाम लोगों का क्या है? घर है ये। यह देश और इसके सारे संसाधनों और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। ये देश के जो भी संसाधन है और जो भी सारी व्यवस्था है वो इस देश के लोगों के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया है कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं। अंग्रेज यहाँ के जो संसाधन है और यहाँ के जो लोग हैं उन पर क्या है? कब्जा जमाए हुए हैं। और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता।
जब तक इनका नियंत्रण खत्म नहीं होगा तब तक भारत यहाँ के लोगों का नहीं होगा, इन्होंने यहाँ पे बताया है। यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी। जो भी 1850 का जो राजनीतिक संगठन बना उसमें यह चेतना सामने दिखाई देने लगी। 1870 और 1880 के दशक में बने राजनीतिक संगठनों, जो भी राजनीतिक संगठन बने हैं उनमें चेतना कैसी साफ साफ और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज्यादातर संगठन की बागडोर वकील आदि, जो ज्यादातर संगठन थे ना उनकी बागडोर किसके पास थी? वकील, है ना, वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथ में थी। अब देखेंगे पूना सार्वजनिक सभा, जो भी पूना सार्वजनिक सभा है वो इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इस सभाओं के नाम बताए जा रहे हैं इसमें, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। अब इन्होंने संगठन के नाम भी बता दिए हैं। पूना सार्वजनिक सभा, आप देखेंगे नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए। सार्वजनिक का मतलब क्या है? सार्वजनिक का मतलब हो गया सब लोगों का, है ना, यानी सबके लिए, सर्व सभी जनिक माने लोगों का। मतलब आपके एनसीईआरटी ने आपको एक एक शब्द को देखो कैसे बता दिया। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे। इनमें जो बहुत सारे संगठन हैं वो देश के जो खास हिस्से हैं उनमें काम कर रहे थे, है ना, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। जो उनका लक्ष्य था वो बोलते थे जो हमारा लक्ष्य है वो भारत के सभी लोगों का लक्ष्य है, ये वो कहते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे, है ना। तो वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों। लोग कैसे हो? संप्रभु हो, संप्रभु हो, इस सोच के साथ वो काम कर रहे थे। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। संप्रभुता, अब संप्रभु का मतलब इन्होंने यहां पे बता दिया आपके एनसीईआरटी ने कि संप्रभु का मतलब होता क्या है कि बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता। तो कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो, अपने निर्णय स्वतंत्र लेते हो, वो हमारा संप्रभु हो गया। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामले के बारे में फैसले लेने की आजादी होनी चाहिए। वो इस आधार पर चलते थे। आगे देखेंगे 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज्यादा गहरा हुआ। जो भी ब्रिटिश शासन था उसके प्रति जो असंतोष था वो और ज्यादा बढ़ गया था। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया। अब आर्म्स एक्ट क्या है इसमें बताया गया है, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। मतलब भारतीय लोग अपने पास हथियार नहीं रख सकते थे। इस 1878 में आयोजित किए गए आर्म्स एक्ट के तहत उसी साल परनाक्यूलर उसी साल परनाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को परनाक्यूलर, देखिए परनाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, है ना, उसी साल यानी कि 1878 में, है ना, जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जा सके। जो भी सरकार की आलोचना करता हो वो इस एक्ट के तहत उसे चुप करा दिया जाता हो। इस कानून में प्रावधान था, क्या प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है, ये इनका कहना था इस एक्ट के तहत, है ना। कौन सा एक्ट था? बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत। आगे देखेंगे 1883 में सरकार ने इलवर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। कब? 1883 में। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। इलवर्ट बिल को लेकर के इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। जो इलवर्ट बिल लागू हुआ था उसमें क्या था कि इसमें इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया था कि
भारतीय न्यायाधीश भी, जो भी भारतीय न्यायाधीश हैं वो भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। लेकिन इसको जब ये उनको आपत्ति आई अंग्रेजों को, तो उन्होंने इसका विरोध किया। इसमें बताया गया है ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके, वो इसलिए किया गया था। जब अंग्रेज जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया, मतलब अंग्रेजों ने विरोध किया, भाई भारत के न्यायाधीश यूरोप के अंग्रेजों पर क्या करेंगे, न्यायाधीश न्याय का मामला सौंपेंगे, न्याय करेंगे उनके बारे में। तो उनको यह बात अंग्रेजों को बेकार लगी, अच्छी नहीं लगी। तो फिर क्या किया, तो फिर सरकार ने अंग्रेजों के विरोध के कारण ये बिल को वापस ले लिया, है ना, ये विधेयक को वापस ले लिया। तो भारतीयों ने इस बात का काफी विरोध किया। तो फिर भारतीयों ने क्या किया, जब इस अंग्रेज सरकार ने इस बिल या विधेयक को वापस ले लिया, तो भारतीयों ने इसका विरोध किया, है ना। तो भारतीयों ने काफी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता था। इस जो घटना थी, क्या अंग्रेजों के जो असली रवैया था उसके बारे में पता चलता था, ये इसमें बताया गया है ना। पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत, जो भी पढ़े लिखे भारतीयों को जो अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी। संगठन था, उसकी इस संगठन की जरूरत को महसूस किया जा रहा था, वो कब से, 1880 से। परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया था। इल्बर्ट बिल था, उसने इस जो चाह थी अखिल भारतीय संगठन बनाने की, उसको और गहरा कर दिया। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया था। अब देखिए, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अब कितने प्रतिनिधि थे बम्बई में, कितने, अगर आपको पता है, आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता है 72, 72 प्रतिनिधि थे। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनका गलत हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान से एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उन्होंने फैसला लिया। कितने प्रतिनिधि थे, 72 प्रतिनिधि थे। संगठन के प्रारंभिक नेता कौन थे, तो संगठन के जो प्रारंभिक नेता थे कौन थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय बम्बई और कलकत्ता के ही थे। कहाँ के थे, बम्बई और कलकत्ता के ही थे। नेहरू जी व्यवसायी और प्रचारक थे। कौन थे, व्यवसायी थे और प्रचारक थे, कौन, नेहरू जी। वे लंदन में रहते थे, कहाँ रहते थे, लंदन में रहते थे। और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। क्या रहे, कुछ समय के लिए जो भी ब्रिटिश संसद थी उसके सदस्य रहे, है ना। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। जो भी युवा राष्ट्रवादी थे, युवा थे, उनका क्या किया, मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्ति ब्रिटिश अफसर एओ ह्यूम, जो सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर थे, कौन, एओ ह्यूम। तो एओ ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। तो विभिन्न क्षेत्र के जो भारतीय थे उनको निकट लाने के लिए उन्होंने क्या, अहम भूमिका अदा की थी, ने ब्रिटिश अफसर एओ ह्यूम ने। अब देख सकते हैं, अब प्रचारक क्या होता है इसको हम पढ़ लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्टर्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है, वो क्या हो गया, प्रचारक हो गया। आगे देखेंगे, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वाली फोटो देख रहे हैं, तो इन जो आपको फोटो दिख रहा है, ये दादा भाई नौरोजी का है। और इसमें नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में देखिए इंपॉर्टेंट बात लिखी है। और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, यानी कितनी बार पूछा गया, तो आपको हर चीज पर ध्यान दे के पढ़ना है। तो ये जो नेहरू की पुस्तक क्या है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई थी। किसमें, किसमें, इस पुस्तक में, इसमें
इस पुस्तक में जो ब्रिटिश शासन के जो आर्थिक परिणाम थे उनकी बहुत तीखी आलोचना की गई थी। अब थोड़ा हम इसे पढ़ लेते हैं कि कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी। तो कांग्रेस थी वो किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। जनवरी 1886 में दी इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा। कब लिखा था? 1886 में। क्या लिखा? कि बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस, बंबई में आयोजित आयोजित थी प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है। क्या है? हमारे देश की जो भावी संसद है उसका क्या है? केंद्रक है। और ये हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी, ये इनका मानना था। आगे देखते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से, इसकी हैसियत से, अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था। क्या कहा था? कि कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है, ये इन्होंने कहा था। ये जो संस्था है कांग्रेस, ये सभी समुदायों की संस्था है, किसी एक प्रतिनिधि या एक किसी वर्ग के समुदाय से ये नहीं बनी है, इन्होंने ये कहा था। आगे देखते हैं उभरता हुआ राष्ट्र, इसको पढ़ लेते हैं कि क्या उभरता हुआ राष्ट्र है। अक्सर कहा जाता है, अक्सर क्या कहा जाता है? अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाजे से यानी मध्य मार्गी पार्टी थी। पहले क्या थी? ये मध्य मार्गी पार्टी थी, ये इन्होंने कहा है। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज उठाई थी, है ना? किसके लिए? कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज्यादा जगह दिए जाने के लिए इस कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस संस्था ने आवाज उठाई थी। आगे देखेंगे। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए। इसमें विधान परिषद में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज्यादा अधिकार दिए जाए और जिन प्रांतों में परिषद नहीं है वहां उनका गठन किया जाए, ये इनका कहना था। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं, ये चाहती थी कांग्रेस, है ना? किस भारतीयों को भी ऊंचे पद पर बैठाया जाए। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। क्या? लंदन के साथ साथ जो सिविल सेवा की परीक्षा जो होती है वो भारत में भी आयोजित आयोजित हो, उसके साथ साथ ये इन्होंने मांग की थी। आज जो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। आगे देखेंगे। निरस्त करने का मतलब इसमें क्या बताया है? निरस्त करने का मतलब इसमें क्या बताया, देखेंगे। किसी कानून को समाप्त करना, किसी कानून की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त कर देना, ये निरस्त करने का मतलब इन्होंने यहाँ पर बता दिया। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, देखेंगे। क्योंकि तब तक ज्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। किनका? गोरे अफसरों का ही कब्जा था, जो ज्यादा महत्वपूर्ण जो नौकरी थी उन पर। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे क्या कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते। अंग्रेजों का यह मानना था कि जो भारतीय हैं उनको जिम्मेदारी भरे पद हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम, अंग्रेज जो अफसर हैं अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीय करण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी, ये इनका मानना था। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। किसको? जो न्यायपालिका है उसको कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए। जो आर्म्स एक्ट है उसको निरस्त किया जाए और क्या किया जाए? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द हैं आपके आईएएस के एग्जाम के लिए, यहां से क्वेश्चन सीधे बन जाते हैं।
इसीलिए तो आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे, आपका जो भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए इतिहास का वो आपका हर क्वेश्चन बने, इसलिए हम आपको इतिहास को करा रहे हैं, एक एक शब्द को पढ़ करके चैप्टर वाइज करा रहे हैं। आगे देखेंगे, अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। अभिव्यक्ति व बोलने की हमको स्वतंत्रता दी जाए। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। शुरुआती जो साल थे उनमें कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है उसकी वजह से गरीबी है और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे। विपन्न का तो समझेंगे, संपन्न का थोड़ा उल्टा होता है, संपन्न मतलब बढ़ना, विपन्न मतलब उनकी जो ग्रोथ होती है इकोनॉमिक वो कमजोर हो जाना, है ना। तो संपन्न का उल्टा विपन्न है। तो जो लगान के कारण जो काश्तकार जमींदार थे वो कैसे हो गए थे, विपन्न हो गए थे, है ना। और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। अनाज का जो निर्यात था वो ज्यादा मात्रा में हो गया था, जिससे भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में खाद्यान्न आपूर्ति थी कम हो गई थी। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, जो लगान आप लगा रहे हैं उसको कम किया जाए, ये कांग्रेस की मांग थी। फौजी खर्चों में कटौती की जाए, जो भी आप फौज के लिए खर्चे करते हैं उसमें कटौती की जाए। सिंचाई के लिए ज्यादा अनुदान दिए जाए, जब ज्यादा सिंचाई होगी तो ज्यादा फसल पैदा होगी, ये इनका मानना था, इसलिए सिंचाई के लिए ज्यादा अनुदान दें। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखलंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। आगे देखेंगे, इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी, पढ़े लिखे जो वर्ग हैं उनकी संपन्न संस्था होते हुए भी, है ना, पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूह, जो पेशेवर समूह वो जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी, वो उनके हक में ही नहीं बोल रही थी। मध्य वर्गीय नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। देखेंगे, उन्होंने अखबार निकालने, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उनका यह मानना था जो ब्रिटिश शासन है वो देश की जो आर्थिक तबाही है उसकी तरफ ये लेके जा रहा है। आगे देखेंगे, उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की। उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें क्या किया, जो ब्रिटिश शासन था उसकी निंदा की थी। और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे थे। देश के जो विभिन्न हिस्से थे, विभिन्न भाग थे, उनमें अपने प्रतिनिधि को भेजा था, किसके लिए, जनमत निर्माण के लिए। किसके लिए, जनमत निर्माण के लिए। अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं। जो भी स्वतंत्रता के और न्याय के जो आदर्श हैं उनका सम्मान करते हैं, इसीलिए ये भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए, ये इनका मानना था कांग्रेस का। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, सोने की चाह में क्या बात है। सोने की चाह में, रिनसा बाचा नामक एक मध्यवर्गीय नेता ने 1887 में नेहरू जी को संबोधित करते हुए लिखा था, क्या लिखा था, कि आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। कौन, फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त है। आगे देखेंगे, वे लोग पहले ही काफी अमीर हैं। तेलंग साहब भी व्यस्त रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे हो सकती है। इनके बारे में थोड़ा लिख दिया, सोने की चाह कैसी है उसके बारे में उन्होंने लिख दिया है। और स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं।
पढ़ेंगे हम। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। कब? 1890 के दशक तक। तो कांग्रेस की जो राजनीतिक तौर तरीके थे उस पर बहुत सारे लोगों ने क्या किया? सवाल खड़े कर दिए। तो वो उस समय तक सवाल खड़े करने लगे थे। बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज्यादा अमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की। इसकी नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों में महत्व रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया था इन्होंने, है ना? इन्होंने तो आपके नाम दिए गए महाराष्ट्र में जो बिपिन चंद्रपाल हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए और लाला लाजपत राय हो गए, इन्होंने इनके अनुसार उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। सरकार के जो नेक इरादे हैं उन पर नहीं, अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, इनका यह मानना था। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। किसके लिए? स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? ये तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। देखो, सीधे सीधे क्वेश्चन के आंसर आपके एग्जाम की जो प्रणाली है उसमें बनते हैं। 1905 में वायसराय करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। किसने? जो वायसराय जो करजन थे, बंगाल का विभाजन कर दिया, है ना? उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बंगाल था वो ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। जो बिहार और उड़ीसा के जो कुछ भाग हैं उस समय किसके हिस्सा थे? बिहार और उड़ीसा के जो हिस्सा, जो बिहार उड़ीसा नाम है, ये उस समय बंगाल के हिस्से थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी है। तो उन्होंने प्रशासकीय सुविधा को बंगाल विभाजन का कारण उन्होंने बताया है। परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। किसको सुविधा मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी? हा? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। किसके? अंग्रेज अफसर थे, है ना? अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। प्रशासकीय सुविधा की बात की गई है ना? लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसे उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया, है ना? जो गैर बंगाली इलाके थे उनको असम में मिला दिया, बंगाल में मिलाने की बजाय। देखेंगे तो पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए। इस पर जो बंगाली राजनेता है ना, इनके प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए, इसका ये मेन उद्देश्य था बंगाल को बांटने का, है ना? और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। जो बंगाली जनता है उसको क्या कर दिया जाए? उसको बांट दिया जाए। देखेंगे बंगाल के विभाजन से देश में गुस्से की लहर फैल गई। जब बंगाल का विभाजन की बात हुई, है ना, तो उससे क्या हुआ? गुस्से की लहर फैल गई, नहीं? लोगों में गुस्सा आ गया जब बंगाल विभाजन हुआ। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। किसने? देखिए किसने विरोध किया था इनका? मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया कि आप बंगाल विभाजन मत कीजिए, है ना? विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। जन प्रतिरोध की जो
रास्ते थे वो नए नए ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जिससे जो भी संघर्ष हुआ इसे किसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था। कहाँ? बंगाल में, जिसका बंटवारा बंटवारा हुआ था वही में, उसी में इसका आंदोलन का ज्यादा रुख था। परंतु अन्य इलाकों में भी देखेंगे आप लोग, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनगूंज सुनाई दी। बंगाल में तो था ही, लेकिन अन्य इलाकों में भी ये हो रहा था। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से। कहा? आंध्र के डेल्टा इलाकों में। देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा यहां से। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया। जो स्वदेशी आंदोलन है उसने जो ब्रिटिश का जो शासन है उसका विरोध किया। और स्वयं सहायता स्वदेशी उद्यमों, कौन? तो स्वयं सहायता स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया इन लोगों ने ना। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। देखेंगे 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी थी। जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक थे उनमें कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। देखेंगे 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया। कहा? 1906 में। तो मुसलमान जमींदार थे, है ना, मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका, जो बांग्लादेश है ना, तो ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया। जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, आज जो राजधानी है उसकी बात है। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, है ना। तो जो लीग थी तो क्या कहा? उसने कहा कि बंगाल का विभाजन ठीक हुआ है, मतलब उसने उसका समर्थन किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। जो मुसलमान हैं उनके लिए अलग से निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए, ये इनकी मांग थी। 1909 में सरकार ने यह मान मान ली। 1909 में क्या कर लिया? तो 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई। किसके लिए? परिषदों में जो कुछ सीटें थी वो मुसलमान जो आरक्षित के लिए होते हैं उनके लिए सीट कर दी गई, रिजर्व कर दी गई, आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। अब देखिए, अपने ही धार्मिक नेताओं को, है ना, तो अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। अब देखेंगे 1907 में कांग्रेस टूट गई। 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस का विखंडन हो गया, है ना, सूरत के अधिवेशन 1907 के तहत। मध्य मार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। मध्य मार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। अब देखेंगे इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है। इनका मानना था इसके लिए क्या बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी का दबाव बन गया। जो मध्यमार्गी थे उनका दबाव इस पर बन गया संगठन के टूटने के बाद, है ना। आगे देखेंगे जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। तिलक के अनुयायी थे वो क्या? बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। दोनों खेमों में एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए, है ना। और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। अब थोड़ा ये जो बचा है, ये लाला लाजपत राय है। ये जो है ये लाला लाजपत राय है। तो लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से थे। वह याचिका और निवेदनों की राजनीतिक
का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनवादी के एक प्रमुख नेता थे। वह आर्य समाज के भी सक्रिय सदस्य थे। ये इसमें आपके बता दिया, लाला लाजपत राय के बारे में बता दिया आपके एनसीईआरटी ने। और इसमें क्या छूटा है, ये जब स्वदेशी आंदोलन जब हो रहा था तो उस समय हजारों लोगों ने जुलूस निकाला था। तो उसमें देखिए आप किस तरह से ये लोग जुलूस निकाल रहे हैं। उम्मीद है चित्र आपको दिख रहा होगा, आप चित्र देख लेंगे। ये लोग देखो कैसे जुलूस निकाल रहे हैं, हजारों लोगों की संख्या में, है ना, अपने अपने झंडे, अपने अपने वो लेके। अब देखिए क्रांतिकारी हिंसा क्या होती है। समाज में आमूल आमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपयोग करना, ये क्रांतिकारी हिंसा हो गई। परिषद प्रशासकीय सलाहकारी या प्रतिनिधिक दायित्वों को निभाने वाली मनोनीत या निर्वाचित संस्था को वहां पर परिषद बोला गया है। अब जिन राष्ट्रवाद का उदय, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या है जिन राष्ट्रवाद का उदय, इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। 19 के 19 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया। इसमें जन आंदोलन में, जन का आंदोलन, ये तब्दील हो गया 1919 के बाद से चल रहा था, है ना। जो 1919 के बाद से जो भी अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा था, धीमे धीमे ये क्या हो गया, आंदोलन का रूप, लोगों का आंदोलन का रूप होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन में जुड़ते गए। कौन जुड़ते गए? किसानों ने भाग लिया, आदिवासी, महिलाएं और विद्यार्थी ने, इन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में भाग लिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यवसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। देखेंगे ऐसा क्यों हुआ, देखते हैं इसे। पहले विश्व युद्ध ने, कौन से, जो पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। जो भी पहला विश्व युद्ध हुआ था उसने भारत की जो भी आर्थिक स्थिति थी, जो भी राजनीतिक स्थिति थी, उसको बदल दिया था। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। किसमें? ब्रिटिश सरकार के जो भी राजस्व व्यय था, है ना, ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। किसमें? रक्षा व्यय में। अब देखेंगे इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यवसायिक मुनाफे पर, जो भी निजी आय थी और जो भी व्यवसायिक मुनाफे थे, क्या कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया, कर को बढ़ा दिया इन पर। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्ध आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीजों में भारी उछाल आया। जरूरी जो कीमती चीज थी, जरूरी चीज थी, उनकी कीमतों क्या आया, उछाल आया, मतलब वो चीज की कीमत बढ़ गई, है ना। और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई। देखेंगे दूसरी ओर व्यवसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। कौन? तो व्यवसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब से मुनाफा कमा रहे थे, जिससे कि आप समझ सकते हैं, है ना। तो जैसा कि आप अध्याय 6 में देख चुके हैं, इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं, अब औद्योगिक वस्तु कौन, जैसे जूट के बोरे हो गए, कपड़े हो गए, पटरियां की मांग बढ़ा दी और अन्य देश से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी। अब देखेंगे इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। क्या हुआ? जो भारतीय उद्योग थे उसका विस्तार हुआ और भारतीय व्यवसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। देखेंगे युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। युद्ध ने अंग्रेजों को जो अपनी सेना थी उनको बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाले जाने लगा। गांव में जो सिपाही की भर्ती थी, है ना, सिपाही की भर्ती होती है, उसमें गांव के लोगों को भर्ती करने के लिए दबाव डाला गया। तो युद्ध की खातिर जो युद्ध हुआ उसकी वजह से गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाले जाना लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया। दूसरे देशों में जो युद्ध हुए ना, वहां पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे। क्या समझदारी लेकर लौटे बहुत सारे सिपाही, है ना, कि
साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही है, ये उनको जानकारी हुई। जो भी साम्राज्यवादी शक्तियां हैं वो एशिया में अफ्रीका में कैसे लोगों का शोषण कर रही है ना, कैसे लोगों को शोषित कर रही है, इनके बारे में पता चला। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। और जो ये लोग गए थे बाहर युद्ध करने के लिए, तो मालूम पड़ा कि औपनिवेशिक शक्तियां कैसे यूरोप का और भारत का, इसका अफ्रीका अफ्रीका और एशिया का शोषण कर रही है। तो इससे उन लोगों ने भी यहाँ पर इसका विरोध किया। अब देखेंगे। इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई। रूस में क्रांति कब हुई थी? 1917 में। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, है ना। जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी थी। जो भी भारतीय राष्ट्रवादी थे क्या नई प्रेरणा मिलने लगी। देखेंगे देखेंगे आगे। आगे क्या, महात्मा गांधी का आगमन। अब महात्मा गांधी का आगमन कैसे हुआ वो देखते हैं हम। तो ये चीजें हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। किसके रूप में? जन नेता के रूप में सामने आए, मतलब लोगों के नेता, है ना। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उनकी उम्र कब थी? उनकी उम्र कितनी थी? 46 वर्ष की उम्र थी गांधी जी की, जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में। वे वहां पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे, है ना। जो नस्ल भेदी जो होते हैं वो, और वहां पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। किनका? गांधी जी का। दक्षिण अफ्रीका आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल, उत्तर भारतीय, उच्च वर्गीय, व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। देखेंगे। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। क्या किया? महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया जब वो भारत आए थे तब। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी जरूरतों और हालात को समझने लगे थे। उनके लोग थे, उनकी क्या जरूरतें हैं, उनकी क्या हालात हैं, उनको वो समझने लगे थे और वो उनको समझ पा रहे थे। उनके शुरुआती प्रयास देखेंगे चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में आप देख सकते हैं, के रूप में सामने आए। शुरुआती जो आंदोलन थे वो उनके बारे में बता दिया। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। किससे? राजेंद्र प्रसाद से और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। कब? 1918 में। जो भी अहमदाबाद में जो जो मिल मजदूरों की जो हड़ताल थी उसका सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। आइए अब 1919 से 1922 के बीच के आंदोलनों को एक कुछ गहराई से हम देखेंगे। इससे पहले हम थोड़ा ये चित्र देखेंगे इसका, एनसीईआरटी का। ये चित्र 6 है। हाँ, चित्र नंबर 6 है ये। चित्र नंबर 6 में नटाल कांग्रेस के संस्थापक डरवन, दक्षिण अफ्रीका, 1895 का ये बनाया गया है। 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। किसका? नटाल कांग्रेस का। क्या आप चित्र में गांधी जी को पहचान सकते हैं? वह पिछली कतार के ठीक बीच में कोट और टाई पहने दिखाई दे रहे हैं। देखेंगे आप लोग, जो पिछली कतार है उसके ठीक बीच में कोट और टाई में देखेंगे, यानी कि ये हमारे गांधी जी हैं आप सब लोगों के। अब आता है हमारा रॉलेट सत्याग्रह। तो पढ़ेंगे हम।
1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। देखेंगे, यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था, पुलिस को जिससे अधिक से अधिक अधिकार मिल जाए। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था, क्या मानना था इनका, कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। जो भी बुनियादी स्वतंत्रताएं हैं उन पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है, ये इनका मानना था। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। तो ये था, इसको क्या कहा, शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना के दिवस के रूप में मनाया जाए। अब ये कौन सा दिवस है देखेंगे, जो बनाएगा कब, 6 अप्रैल 1919 में, अहिंसक विरोध दिवस। आगे देखेंगे ना, अहिंसक विरोध दिवस कानून का विरोध करने के लिए यह मनाया गया था, जिसे हम अपमान व याचना दिवस के रूप में भी जानते हैं। हड़ताल की जाए, आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। इसका जो सत्याग्रह सभा थी इनका गठन किया गया था। देखेंगे, रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। क्या था ये, पहला अखिल भारतीय संघर्ष था ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ। यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। कहां पर, शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए। कब निकाले गए थे, अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए थे और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए, जो भी आंदोलन हुए थे तो इनको कुचलने के लिए सरकार ने दमनकारी रास्ता अपनाया। अब देखेंगे, बैसाखी यानी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। जो डेट बताएगी 13 अप्रैल को। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। इसी वजह से क्या हुआ, नाइटहुड की जो उपाधि थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी, है ना। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। हिंदू मुसलमानों के बीच जो भी एकता थी उसको गहरा बनाए रखने के लिए इन्होंने प्रयास किए। अब इस थोड़ा चित्र देख लेते हैं। ये देखिए, इस चित्र में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, तो ये बाउंड्री है जिसमें बंदूक की गोलियों के निशान है इनमें, तो दिखा रहे इसमें। वह परिसर जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियों चलाई गई थी। बाद के इस चित्र में लोगों की दीवार पर बने गोलियों के निशानों की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो इसमें दिखाया गया है। आप देख सकते हैं इसमें चित्र में लोगों के ऊपर जब गोली चलाई गई थी तो गोलियों के निशान बने हुए हैं दीवार में, ये यहाँ पर दिखाया गया है। मतलब इन चीजों को खुद महसूस कर सकते हैं। नाइटहुड क्या होता है, नाइटहुड इसमें बताया गया है कि ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जन सेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि, इसमें नाइटहुड की उपाधि की गई है। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों, यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी उनकी गहरी आकांक्षाएं थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें, ये इनका मानना था। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन देखेंगे अब। ये खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन क्या है। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। कैसा था, ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। बहुत सख्त संधि को थोपा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो आक्रोश उस समय था
वो इस समय भी इसमें बताया गया। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुसलमान स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। क्या जो खलीफा का नियंत्रण है वहां पर बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे, सर्वव्यापी, है ना। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों यानी जलियांवाला हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचारों के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें, इन्होंने यहाँ पे बताया। 1921-1922 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। 1921 और 1922 का जो दौरान था उसमें क्या हुआ, जो असहयोग आंदोलन था उसको और गति, मतलब और तेज हो गया वो। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हजारों की संख्या में जो विद्यार्थी थे उन्होंने सरकारी स्कूलों से पढ़ना लिखना छोड़ दिया। मोतीलाल नेहरू, सीआरदास जी, सीआरदास, सिराज गोपालचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने क्या किया, वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया। अंग्रेजों ने जो उनको उपाधि दी थी उनको वापस कर दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। अब देखेंगे क्या किया गया, विधानमंडल थे उनका बहिष्कार कर दिया गया। आगे देखेंगे। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। क्या हुआ, जो विदेशी कपड़े थे उनकी होली जलाई। 1920 से लेकर 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात थे उनमें भारी गिरावट आ गई थी। 1920 से जो 22 की जो समय था उसके बीच में। अब देखेंगे, परंतु यहाँ तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। देश के जो भी ज्यादातर हिस्से थे वहां विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। अब देखेंगे आगे इसमें लोगों की पहलकदमी, लोगों की पहलकदमी देखेंगे इसमें। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया। जो ब्रिटिश शासन था उसका अहिंसक विरोध किया, है ना। लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के समय हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। तो गांधी जी के जो विचार हैं उनसे जो मेल नहीं खाते थे वो उन्होंने मार्ग अपनाए। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जुड़कर आगे बढ़ाया। जो भी स्थानीय मुद्दा है उनके साथ जुड़ करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। देखेंगे। आइए ऐसे कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। खेड़ा, गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारतीय लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। कौन सा, खेड़ा, तो गुजरात में है ना। तो जो पाटीदार किसान है यानी अंग्रेज द्वारा थोप दिए गए जो भारी लगान थे उनके खिलाफ ये अहिंसक जो अभियान था वो चलाया गया था। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जो भी तटीय आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। शराब की दुकान थी उनकी क्या की थी, घेराबंदी की गई थी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, आंध्र प्रदेश का जो भी गुंटूर जिला है, गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे, आदिवासी और जो गरीब किसान थे उन्होंने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। क्या किए, वन सत्याग्रह किए। अब देखेंगे। इन सत्याग्रहों में कई बार ने इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे और उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। औपनिवेशिक सरकार थी, उनको जो वन संसाधन थे उन पर उनके अधिकारों को सीमित कर दिया गया था, इसलिए ये आंदोलन हो रहे थे। अब देखो घेराबंदी क्या होती है, लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध या प्रदर्शन, ये घेराबंदी है। इससे पहले थोड़ा ये बचा हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। पीड़ा का चिरंतन सिद्धांत क्या है उसको देख लेते हैं। अहिंसा से गांधी का क्या आशय था, अहिंसा से गांधी का आशय क्या था वो उसमें बताया गया है। अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन सकती थी, कोई संघर्ष है उसका अहिंसा कैसे आधार बन सकती थी, इस बारे में गांधी जी का यह कहना था। क्या कहना था, प्रतिफल की मामूली सी भी इच्छा किए बिना लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है, इन्होंने ये बताया है।
यानी फल की इच्छा किए बिना जो प्रतिफल है, तो प्रतिफल की मामूली सी भी इच्छा किए बिना लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। यही अहिंसा का सबसे अमूल्य सबक है। आगे देखेंगे, मैंने अन्याय और अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से पीड़ा के अनंत सिद्धांतों को सीख लिया है। तो रोकने के लिए, अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए इसका सकारात्मक आशय अहिंसा से है। आप इसका सकारात्मक आशय देखेंगे किससे निकलेगा? अहिंसा से निकलेगा। आपको किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए, इनका कहने का तात्पर्य है। और आप किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखेंगे, यानी दुर्भावना नहीं रखेंगे किसी के प्रति, यहाँ तक कि आपके साथ बुरा करने वाले के साथ भी नहीं, आपके साथ जो बुरा कर रहा है उसके साथ भी नहीं रखेंगे, ये इनका कहने का मतलब है। ये महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1938 में ये बताया था। और हम आगे हम देखते हैं अपने, उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे। लोगों को यकीन था, गांधी जी को पर यकीन था कि जो कर लगे हैं उनको कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे, ये उनका मानना था। बहुत सारे वन गांव में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया। जो भी वन गांव थे, तो वन गांव में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज, जो गांधी राज है, जल्दी ही स्थापित होने वाला है। क्या? जो गांधी राज है वो जल्दी ही स्थापित होने वाला है, लोगों को ये उम्मीद थी। सिंध देखेंगे, मौजूद पाकिस्तान में मुस्लिम मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। आप देख सकते हैं यहाँ पर महंत का मतलब बताया गया। सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्ता धर्ता जो होते हैं वो महंत बताया गया यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में। गैर कानूनी बेदखली क्या है इसमें? कि पट्टाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना, ये गैर कानूनी बेदखली के कहा गया है इसमें। आगे देखेंगे हम, पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। किससे? असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से ये जुड़ा हुआ था। असम में गांधी महाराज की जय ऐसे बोल रहे थे, यानी गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी थी। देखेंगे, उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बगानों की नौकरी छोड़ दी। अंग्रेजी स्वामित्व वाले जो बगान थे उनकी नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यश गान करने लगे थे ना। गांधी कृष्ण की जगह गांधी राज यश का यश गान किया जाने लगा था, उस समय की बात है ये। आगे देखेंगे, जनता के महात्मा, जनता के महात्मा ये दिखाया गया इसमें। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबों से छुटकारा दिला सकता है। ऐसा लोगों की नजर में गांधी जी का विचार आया, है ना। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, है ना। परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। जमींदार हैं उनके खिलाफ क्या करेंगे? उनके संघर्ष में मदद देंगे, ये किसानों को लगता था। खेती और मजदूरों को यकीन था, जो खेती जो मजदूर थे उनको यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। जो मजदूर लोग थे उनको यकीन हो रहा था गांधी जी उनको जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। किसको श्रेय दिया? गांधी जी को। उदाहरण के लिए, एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पाली थी। इसको, जो पट्टेदार जो गैर कानूनी बेदखली थी उनको रुकवाने में क्या पाली थी? सफलता पाली थी। उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है।
कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयां भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। थोड़ा चित्र इसको देख लेते हैं हम। इस चित्र को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। में लिखा है कि महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि। महात्मा गांधी की जो भी छवि उपजी थी वो कहाँ से जनता के माध्यम से। जनता से उपजी छवियों में भी महात्मा गांधी को अक्सर एक देवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता रहा। देवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता रहा गांधी जी को। इस तस्वीर में वह कृष्ण के सारथी बने थे। किसके? कृष्ण के सारथी बने थे। मार्गदर्शन कर रहे वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे थे। जो भी अन्य जो राष्ट्रवादी नेता हैं उनका वो मार्गदर्शन कर रहे थे। देखेंगे आप, ये कृष्ण जी हैं, इनके सारथी गांधी जी बने हैं और जो राष्ट्रवादी जो नेता है उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। चित्र में ये दिखाया गया। थोड़ा इसे पढ़ लेते हैं। वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर सीआईडी द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट का एक अंश इस प्रकार था। उस हम अंश को पढ़ लेते हैं कि दूर दराज के गांव में भी गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा है उसे देखकर अचंबा होता है। क्या होता है? अचंबा होता है। किसी को भी पता नहीं है कि वह कौन है, क्या है। फिर भी सबने मान लिया कि वे जो कहते हैं वही सही है और उनको जो भी आदेश है, उनका जो भी आदेश है वो पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता है, उनके नाम की असली ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोध नहीं मानते बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते हैं। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं, ये इनका कहना है। अब 1922 से लेके 1929 की घटनाएं इसको हम पढ़ लेते हैं। 1922 से लेके 1929 की जो घटना है इसको हम पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में, कब? फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। जो असहयोग आंदोलन था वो गांधी जी ने वापस ले लिया। कब? कि एक भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस थाने पर हमला कर दिया और उसे जला दिया। इस वजह से गांधी जी ने यह आंदोलन को वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए थे ना। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। इसलिए असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे थे। जो गांधी जी के अनुयायी थे उनकी बात हो रही है। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए। किसमें? जो परिषद चुनाव थे उनमें हिस्सा लेना चाहिए। परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। जो भी सरकारी नीतियां हैं उनको क्या प्रभावित करना चाहिए परिषद के माध्यम से। 20 के दशक के मध्य में गांव में किए गए व्यापक सामाजिक, तो 20 के दशक थे उनके मध्य में जो गांव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफी मदद मिली, है ना। अब देखेंगे इसमें 1930 में शुरू किए गए सविनय अभियान आंदोलन के लिए यह जनाधार काफी उपयोगी साबित हुआ। 1930 में जो शुरू किए गए जो सविनय अभियान आंदोलन था उसके लिए जो जनाधार था ये काफी साबित उपयोगी हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। आरएसएस बोलते से। तो भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा है। क्या गहरा फर्क रहा है? अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाए। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिरी में कांग्रेस
थोड़ा और इसमें दिया है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब? 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और ये जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में ये पारित किया गया प्रस्ताव, ये देखेंगे। इससे पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं, चित्र दिया गया इसमें चित्तरंजन दास का, के बारे में उन्होंने यहाँ बताया है। ये है हमारे चित्तरंजन दास जी, आप सब लोगों के देखेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास का एक मुख्य नेता थे। जो स्वतंत्रता आंदोलन थे उनमें चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता की भूमिका निभा रहे थे। वह पूर्वी बंगाल में वकील थे। कहाँ पर? पूर्वी बंगाल में वकील थे। असहयोग आंदोलनों में वह काफी सक्रिय रहे। जो असहयोग आंदोलन था उसमें ये सक्रिय रहे थे। अब इनके बारे में जो आगे जो दिखाया गया है अगले चित्र में देखेंगे। ये जो चित्र है ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा देख लेंगे। साइमन गोबेक लिखा हुआ है कि साइमन गोबेक, साइमन गोबेक इसमें लिखा हुआ है, आप देखेंगे आपको दिख रहा होगा, ये लिखा है साइमन गोबेक। तो चित्र है ये, इसमें दिखाया गया है कि साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलनकारी हैं, है ना। 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने, इस 27 में जो इंग्लैंड में बैठी जो ब्रिटिश सरकार है उसने लॉर्ड साइमन की लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत में भेजा था। इसकी अगुवाई में, लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत में भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। जो भारत का जो भी राजनीतिक भविष्य है उसका ऐसे फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इसमें जो ये आयोग था इसमें क्या कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग को बहिष्कार का फैसला किया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया और प्रदर्शनकारियों का नारा था कि साइमन वापस जाओ, इनका नारा था। अब थोड़ा हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, भगत सिंह के बारे में, है ना। तो बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। जो बहरे कान है उनको सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इंकलाब जिंदाबाद उन्होंने नारा दिया था, है ना। तो देखिए ये भगत सिंह का फोटो है, आप देख सकते हैं। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर पोशाक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। किसकी? मजदूरों की और किसानों की ये क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह, 1928 में जो दिल्ली स्थित फिरोजशाह है, तो दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन एच एस आर ए की स्थापना की थी। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवाने, है ना, और सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवाने, है ना, लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी थी इन्होंने, थी लोगों ने। इस लाठीचार्ज के कारण बाद में लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, है ना। अपने साथी राष्ट्रवादी बी के दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। वहां पर केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। किसके साथ? राष्ट्रवादी बी के दत्त के साथ। जो भी बी के दत्त हैं उनके साथ उन्होंने बम फेंका था। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन सीधा बन सकता है आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन सीधा बन सकता है। अब पूछेंगे वो कि 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका फेंका था तो भगत सिंह के साथ और कौन व्यक्ति थे, है ना। तो उनका नाम लिखा जा सकता है ऑप्शन में बी के दत्त, या कोई और नाम लिखा जा सकता है। यदि आपने पढ़ा है तो आप बी के दत्त पर आंसर सही कर देंगे।
यदि आपने पढ़ा है तो, और नहीं तो फिर गलत तो होगा, या फिर छोड़ दोगे। तो इसीलिए आप एक एक शब्द को यहाँ से पढ़ेंगे, जिससे आपका कुछ छूटे ना। और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाते ही नहीं है, ये एक तरह से बाउंड्री है इतिहास में क्वेश्चन पूछने की। आपकी इतिहास की एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की, इसमें क्या है, एक तरह से बाउंड्री का काम करती है कि हाँ क्वेश्चन यहीं से आएंगे, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा कुछ भी, इसलिए आप पढ़ लीजिए। तो जो आपको नॉन इम्पोर्टेंट शब्द दिख रहे हैं आप उसको नोट भी कर सकते हैं। तो क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है। उन्होंने पर्चे में लिखा था कि हमारा मकसद किसी की जान लेना नहीं है ना, बल्कि बहरों को सुनाना है, जो बहरे हैं ना उनको सुनाना है, इसलिए हमने बम फेंका, तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। जो भी विदेश सरकार है, जो भी भयानक रूप से जो भी भयानक रूप से शोषण कर रही है, उसको, जो शोषण कर रही है उसको अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को, इसको, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु कितनी थी? 23 साल की आयु थी, आप देख सकते हैं, काफी कम उम्र थी, है ना। तो अब देखते हैं दांडी मार्च। क्या? दांडी मार्च, थोड़ा देखते हैं। देखिए, पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था। जो पूर्ण स्वराज है वो अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। किसमें उतरना था? लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे, ये उन्होंने ऐलान किया था। 1930 में गांधी जी नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। नमक का उत्पादन और नमक की बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था, मतलब उसका ही अधिकार था। देखेंगे, महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। और जो अन्य राष्ट्रवादी थे उन्होंने कहा था कि नमक नमक पर टैक्स वसूलना कैसा है? पाप है। अब देखेंगे, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक क्या है? हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। आगे देखेंगे, नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया। देख लीजिए, नमक सत्याग्रह ने, जो नमक है, तो नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को, स्वतंत्रता की जो भी चाहत रख रहे हैं, तो स्वतंत्रता की व्यापक चाह को, है ना, चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया। जो लोगों की सभी की एक खास शिकायत थी ना, उसको इस तरह से सबको जोड़ दिया था। और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होना दिया। भाई गरीब को अमीर को दोनों को नमक की जरूरत है ना, इसलिए वो दोनों को में कोई भेद ही नहीं हुआ। आगे देखेंगे, गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पर पैदल चलकर गए थे। कहां पर? दांडी तट पर पैदल चलकर गए थे, और वहां उन्होंने तट पर बेखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। जो नमक कानून है उसका सार्वजनिक रूप से उल्लंघन कर दिया था, है ना। देखेंगे कहां पहुंचते? दांडी तट पर। उन्होंने पानी उबालकर, आगे देखेंगे, उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया था। देखिए, उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया, गांधी जी ने। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। किसने लिया था? किसानों ने लिया था, आदिवासियों ने लिया था, और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक नया व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। क्या किया? पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, है ना। देखेंगे, हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। क्या हुआ? जो हजारों जो आंदोलनकारी थे उनको जेल में डाल दिया गया। देखेंगे, भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, है ना, 1935 के प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया, सरकार ने क्या ऐलान किया? सरकार ने ऐलान किया कि 1937
में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। 1933 जो प्रांतीय विधायिका हैं उसके लिए क्या होंगे, चुनाव होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। जब इनके चुनाव के परिणाम आए थे, उनमें से जो 11 प्रांत थे उनमें से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। अब प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेस शासन के बाद, मतलब 2 साल प्रांत के स्तर पर या राज्य के स्तर पर, या जो प्रांत तो उस समय उसके स्तर पर 2 साल शासन चला, है ना। तो 2 साल शासन के बाद, यानी शासन के कांग्रेस शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण, हिटलर के जो भी हिटलर के प्रति जो भी आलोचनात्मक रवैया थे उनके कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। जो भी कांग्रेस के जो भी नेता थे, है ना, तो कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने के लिए तैयार थे। हिटलर के जो भी प्रयास थे उनके उसमें देखेंगे, है ना। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र किया कर दिया जाएगा। वो चाहते थे हम आपका साथ देंगे तो इसके बदले क्या करेंगे आप भारत को स्वतंत्र कर देंगे, ये इनका कहना था। हाँ? क्या था इनका कहना कि हम आपका साथ देंगे द्वितीय विश्व युद्ध में। सरकार इसने कांग्रेस ने कहा तो आप हमें हमारे भारत को आजाद कर देंगे। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी, अंग्रेजों ने मना कर दिया, नहीं। कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। क्या कर दिया, कांग्रेस सरकार थी उसका विरोध करने के लिए क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। देखिए महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू, पेरिस 1931, ये दिखाया गया। महात्मा गांधी के साथ जो है ये कौन है, ये महात्मा गांधी है, ये सरोजिनी नायडू है। देख सकते हैं चित्र को, देख सकते हैं। तो महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू पेरिस में 1931 का चित्र ये दिखाया गया है इसमें। और 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला थी। कहां पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वो पहली महिला थी। 1925 की बात है ये, है ना, 1925 की बात है। ये थोड़ा छूटा है, इसको हम देख लेते हैं। हाँ। स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं, कर्नाटक की अम्माबाई, तो थोड़ा देख लेते हैं, है ना। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। देखेंगे युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़वादी और उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई थी, मतलब सभी तरह की। देखेंगे स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। हिस्सेदारी कैसी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था, अंग्रेज अफसर थे और जो भारतीय राष्ट्रवादी थे उनको लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। कैसी जबरदस्त ताकत दी है ना। तो देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी थी। कहां से, घरों से बाहर आने लगी थी। इसने उन्हें विभिन्न व्यवसायों व्यवसायों व शासन में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। पुरुषों के साथ समानता का जो मार्ग था वो प्रशस्त किया। महिलाओं के लिए सहभागिता का क्या अर्थ था, ये कहा इसमें, है ना। तो इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है ना? कर्नाटक की अम्माबाई, कहा की कर्नाटक की अम्माबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था। किसकी कितनी उम्र में, 12 साल की उम्र में कर दिया गया था। 16 साल की उम्र में वह विधवा हो गई थी। बताइए, उन्होंने उड़ीपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की थी। कहां पर, उड़ीपी में, है ना। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। जब भी वह जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती और प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अम्माबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी इनको, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी।
देखेंगे। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती थी, देख सकते हैं। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं के हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे, है ना। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। देखिए महिलाओं का योगदान कैसा रहा, है ना। अम्माबाई के बारे में आप पढ़ लिया आप लोगों ने, तो आप समझ सकते हैं, है ना। और ये है कि वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई, इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई, है ना। 30 के दशक में नवरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग में मौके पर ही मारे गए। देखिए, है ना, पुलिस फायरिंग में मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में घाव के कारण मर गए। पुलिस की फायरिंग हुई तो घाव हो जाते ना, तो उसमें भी लोग बाद में मर गए। बहुत सारे लोग बाद में घाव के कारण मर गए। 300 से ज्यादा घायल हो गए थे। देखिए 1000 से ज्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया। देखिए, है ना। कई को गोली मार दी गई या फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक अंग्रेजों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजाति नेता थे, जनजाति नेता थे। उनको फांसी पर लटका दिया गया। अब देखेंगे, पाजी हमें बताते हैं, क्या बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता का प्रभाव नहीं देख पाए या नहीं देख पाएंगे, ये उनको इसकी चिंता थी। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया तथा कई बार लंबे समय तक जेल में रहे। अब ये प्रांतीय स्वायत्तता क्या है, ये आपके एनसीईआरटी ने बता दिया है। देखिए, संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, कहाँ, संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता प्रांतीय स्वायत्तता है। प्रांतीय स्वायत्तता आपको मालूम पड़ गया ना? तो एनसीईआरटी में बहुत शब्द आपको मिलते हैं पढ़ने से, जिनका मतलब आप नहीं जानते थे, है ना, या नहीं जानते होंगे। अब तो आप जान ही गए हैं, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है एक एक शब्द को, क्योंकि ये क्लास 8 की एनसीईआरटी है। तो क्लास 8 के बच्चे की क्या समझ होती है उसके हिसाब से लिखी गई है, और उसके हिसाब से इन शब्दों को यहाँ पे बताया गया है। देखेंगे, ये चित्र है ना, देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 के अनुरूप ये बनाया गया है ना। तो प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे। जो प्रदर्शनकारी है, प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, हजारों हजार से ज्यादा मारे गए और असंख्य लोग घायल हुए थे इसमें, है ना। अब देख सकते हैं, ये पुलिस वाले हैं, ये भारतीय लोग हैं, शपथ कपड़े पहने हैं, है ना। और भारत छोड़ो और उसके बाद क्या हुआ वो देखेंगे हम, है ना। तो इससे पहले हम बोस और आई ए एन, है ना, आई एन ए, बॉस और आई एन ए देख लेंगे हम, तो क्या है। तो देखिए, ये सुभाष चंद्र बोस का चित्र है। ये जो फोटो आपको दिख रहा है, ये सुभाष चंद्र बोस जी का फोटो है। और बोस और आई एन ए का इसमें बारे में बताया गया है, हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। अहिंसा के जो भी गांधीवादी आदर्श थे उनमें ये विश्वास नहीं रखते थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस, है ना। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे, हालांकि उनका सम्मान तो करते थे राष्ट्रपिता के रूप में, लेकिन उनके जो अहिंसक जो विचार थे उनमें वो विश्वास नहीं रखते थे, है ना। तो जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता को छोड़ दिया। कब? 1941 में, जनवरी के महीने में। किसी को नहीं बताया और उन्होंने कलकत्ता को
छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? सिंगापुर पहुंच गए। और देखिए, भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आजाद हिंद फौज का गठन किया। वहां पर सिंगापुर में, है ना, सिंगापुर में उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए का गठन किया। 1944 में आज आजाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया। कहां से? इम्फाल और कोहिमा से। कब? 1944 में। तो भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। आईएनए के सदस्यों को कैद कर लिया गया। जो आईएनए के सदस्य थे उनको कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया। है ना? मुकदमे चले थे, उनके जो खिलाफ जो संघर्ष थे उनमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया था। ये ये आपके सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक छोटी सी बात उन्होंने बता दी है ना? तो देख सकते हैं हम लोग। तो हम भारत छोड़ो और उसके बाद का क्या स्थिति है उसको हम पढ़ते हैं, है ना? तो हम पढ़ते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी आपको हर चीज डिटेल में बता रही है, हर शब्द को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आपके, यहाँ जो आपके द्वारा जो ये पढ़ा जा रहा है, अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो आप विश्वास कीजिए यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये एक तरह से घेरा हो गया। यहाँ की एनसीईआरटी हमने पढ़ लिया है और यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। अब देखेंगे कि यहाँ से ऐसे शब्द हमको पढ़ने को मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे वाक्य पढ़ने को मिल रहे हैं, ऐसी 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 जानकारी हमको पढ़ने को मिल रही है, तो क्या होगा, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम आपको एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। इतिहास एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपकी एग्जाम के लिए। आपको पता है, चाहे आपका प्रीलिम्स हो, चाहे आपका मेंस हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो, आप मेंस में चाहे आप निबंध लिखिए, है ना, या आप आंसर राइटिंग करते हैं, या आप चीज़ों को आप लिंक करते हैं, तो उनमें ये आपका इतिहास महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और आपका यहाँ से कल्चर भी मालूम पड़ता है कि हमारे अतीत में कैसा कल्चर था, है ना, उसके बारे में यहाँ से हमें पता चलता है। तो इसलिए हम इतिहास को हम पढ़ते हैं और अपनी समझ को विकसित करते हैं। तो भारत छोड़ो और उसके बाद का क्या है हम उसको जानते हैं। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का, है ना, एक नया चरण शुरू किया। देखिए क्या किया, एक नया चरण को शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दे। क्या दी थी उन्होंने? अंग्रेजों को चेतावनी दी थी कि आप भारत छोड़ दीजिए, है ना? गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया था कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। कैसे ढंग से? अहिंसक ढंग से संघर्ष करें, हिंसक से नहीं, अहिंसक ढंग से संघर्ष करें, करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए। तो गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। गांधी जी थे और इनके अन्य नेता थे, इनके साथ उनको कहाँ डाल दिया अंग्रेजों ने? जेल में डाल दिया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हो गए। किसान और युवा, है, क्या हो गए? संख्या में शामिल हो गए, बड़ी संख्या में। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस आंदोलन में कूद पड़े। विद्यार्थी थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ा और इस आंदोलन में कूद गए। देश भर में संचार तथा राज सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए, है ना, क्या हुए? जो देश संचार थे, देश भर में जो संचार थे, जो राज सत्ता के जो प्रतीक थे, उन पर क्या हुआ? हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। बहुत सारे जो इलाके थे उसमें लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। देखेंगे, सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर बर वर दमन का रास्ता अपनाया, है ना, किसका? बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक, कब तक? 1943 के अंत तक 90,000 से ज्यादा लोगों का गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए, और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाजों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दे दिए गए थे। जो भीड़ थी उस पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिए गए, आप हवाई जहाज से भी गोलियां चला सकते हैं। परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। क्या? इस विद्रोह ने, जो विद्रोह हुआ था, उसने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।
देखिए कितने लोग बंदी बनाए, आप देख सकते हैं, देख लीजिए। 90,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और 1,000 लोग पुलिस की गोली से मर गए थे। देख लीजिए। आगे देखेंगे स्वतंत्रता और विभाजन की ओर क्या है, उसको देख लेते हैं। स्वतंत्रता और उसकी विभाजन की ओर से हम पढ़ लेते हैं और अपनी चीजों को समझ लेते हैं। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। क्या? स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। ये प्रस्ताव था, इसमें विभाजन का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? ये मुस्लिम लीगों ने क्यों कहा ऐसा, है ना? तो मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के जो भी मुसलमान थे उनके लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी, ये उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया है ना? देखेंगे आप लोग। 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को, है ना, 1930 के जो दशक के जो आखिरी साल थे उसके मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में से 20 और 30 के दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनाव। आगे देखते हैं क्या लिखा है। हुए तनावों का भी हाथ रहा होगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः 1937 के जो भी प्रांतीय चुनाव थे वो संभवतः इससे भी ज्यादा बड़ा कारण रहे हैं। देखेंगे इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया, जो चुनाव हुए थे उन्होंने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। क्या है? मुसलमान यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौड़ भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि लीग को क्या भय था कि यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए, मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी। कब? 1937 में। तो 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया, मतलब दूरियां और बढ़ गई। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में, है ना, तो 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लोग कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी थी। अब देखिए, है ना, देख सकते हैं। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस की ज्यादातर नेता 40 के दशक की शुरुआत में जिस समय कांग्रेस के ज्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए थे। लीग ने अपना जो प्रभाव था उसको फैलाने में तेजी से प्रयास किए थे, जब 40 के दशक में जब भी नेता कहाँ थे, जेल में थे उस समय। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, तो विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? 1945 में। तो 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए, जो भारतीय स्वतंत्रता है उसके लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी थी। इससे कांग्रेस और लीग से, देखेंगे, यह वार्ता असफल रही। ये वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। क्या माना जाए? एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए, ये इनका कहना था। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी। ये दावा है, इसको कांग्रेस मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। इसके उसके साथ थे, इसमें कहा गया है। अब देखें उसे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। 1946 में दोबारा से प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन तो बहुत अच्छा रहा। जो कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली थी। जो भी आरक्षित सीटें हैं उन पर जो लीग थी उनको बड़ी सफलता मिली थी।
पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुनाने के लिए 3 सदस्य प्रसंग भारत भेजा। इस प्रसंग ने सुझाव दिया कि भारत कैसा अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्त देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए, ये उन्होंने कहा है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देखेंगे, अब देश का विभाजन अवश्य भावी था। अब इससे पहले हम थोड़ा ये जो रहा है उसको पढ़ लेते हैं हम। ये जो दिखाया गया इसमें कि खान अब्दुल गफ्फार खां की तरक्की सही है, पढ़ लेते हैं, है ना। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। इस क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। किसमें? बिहार में। ये मार्च 1947 में दिखाया गया, ये उसके अनुसार ये दिखाया गया है। आप देखेंगे गफ्फर खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। तो यह उड़े प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। कैसा? लोकप्रिय। बादशाह बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना की थी। अब देख सकते हैं, इस चित्र को देखेंगे। ये हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। ये कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं? दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं। जो हिंसाग्रस्त क्षेत्र है पंजाब से, जो शरणार्थी हैं वो आश्रय के लिए आए थे दिल्ली में। ये उनका तस्वीर यहाँ दिखाई गई है, देखेंगे। अब यहाँ चलते हम आगे कि कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद, कैबिनेट की जो मिशन है इसकी जो विफलता हुई, तो इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। देखेंगे, उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया था। कब? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में, है ना। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे थे। कब? इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे, जो कई दिन चलते रहे, है ना। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। जब दंगा हुआ, क्या हुआ? हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी। अब देखेंगे, आगे देखते हैं कि कई लाख लोग मारे गए इसमें, है ना। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। कथनीय अत्याचार थे, उनका सामना करना पड़ा, मतलब जो कहने लायक नहीं है, जिन्हें कहा नहीं जा सकता, उन अत्याचारों का सामना इनको करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। क्या हुआ? करोड़ों लोग थे, उनको अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए थे। जो अजनबी जमीन है ना, वहां पर ये लोग शरणार्थी बनकर के रह गए थे। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई। भारत की जो सूरत शक्ल है वो विभाजन के बाद बिल्कुल बदल गई थी। उसके शहरों का माहौल बदल गया था। जो उसके शहर थे उनका माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया है ना? तो इस तरह से आपका जो क्लास 8 की एनसीईआरटी जो आपने हमारे साथ रह करके पढ़ी है, और इसमें आपने हमारे साथ रह करके एक एक शब्द को पढ़ा है। और आज हमारी क्लास 8 की एनसीईआरटी फिनिश हो गई है और हमने क्लास 6 की, क्लास 7 की और क्लास 8 की एनसीईआरटी हमने आज कवर कर ली है। और अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्लास 9th की एनसीईआरटी का होगा, और जिसमें हम विश्व इतिहास पढ़ेंगे। और यहाँ से आप देखेंगे कि आप
पा भी रहे होंगे, यहाँ से आपकी एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बने हुए हैं, और यहाँ से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द हैं आप लोग को नोट कर रहे होंगे। तो आपका जो एग्जाम डेट है 25 मई 2025, वो आप ध्यान में रखिए। ये लक्ष्य यूपीएससी 2025 बैच आप लोगों के लिए। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, ये वीडियो आपको जो हमारी अच्छी लगती है, तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हम मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और अपना ध्यान रखिए। तो तब के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं, थैंक यू।